न्यू क्लासिकल एज में रेस्टोरेशन एज और दूसरी एज पॉप की आती है जिसे ऑगस्टन एज कहते हैं, तीसरी सेंसिबिलिटी जिसे जॉनसन कहते हैं। अभी हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में आउटलुक देखने के बाद जो है इसका हमने रेस्टोरेशन एज को देख लिया था, जिसे हम एज ऑफ पॉप के नाम से एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जानते हैं। इस चीज को हम लोगों ने पिछले सेशन में कवर किया था। आज हम उसके बाद की एज, तो पिछली एज हमने देखा था रेस्टोरेशन, ये जो है 1660 से 1700 तक के रहती है। 1700 के बाद जो है एज ऑफ पॉप या ऑगस्टन एज आ जाती है, जो 1700 से लेके 1745 तक के रहती है। आज हम इसी को जो है पढ़ेंगे। एज ऑफ पॉप refers to the literary period of 18th century English dominated by the war influenced the renowned the Alexander Pope। इस एज के जो है जो फेमस राइटर थे वो अलेक्जेंडर पॉप थे, who lived from 1688 to 1770। अगर आप पीजीटी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। टीजीटी में जितना कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करते चल रहे हैं। The age of pop often associated the literary movement known as neoclassicism, characterized by adherence to the classical principles and ideas. Age of pop is often known as Augustan age. While the term age of pop is often used interchangeably with the name Augustan age to refer the same period of English literature। क्यों इसको जो है एज ऑफ पॉप को ऑगस्टन एज भी कहते हैं? क्योंकि द टर्म ऑगस्टन एज ड्रॉप्स इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द रेन ऑफ रोमन एम्परर ऑगस्टस। उनके पीरियड में जो लिटरेचर था, जो लिटरेरी वैल्यूज थे, उनका जो है यहाँ पर आप रिवाइवल देखते हैं। जितने भी राइटर रहते हैं, चाहे ड्राइडन हो, पोप हो, इवन जॉनसन के सेंसिबिलिटी तक के, वो सारी वैल्यूज आपको देखने को मिलती हैं। इसीलिए इसे जो है हम एज ऑफ पॉप को ऑगस्टन एज भी कहते हैं। Alexander Pope generally focused on rationality, clarity, and orders. Pope's skillful to heroic couplet क्वाइन तो किया गया था चासर के इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा यूज जो है ड्राइडन और पोप ने ही अपने वर्क्स में किया। हिज मास्टरी, इन्हें जो है मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट भी बोला जाता था। हिज मास्टरी ऑफ सटायर, सटायर के भी बहुत बड़े मास्टर थे। एंड हिज इंगेजमेंट विद द मॉरल एंड फिलोसफिकल चीजें काफी इन्होंने अपने लिटरेचर में दिया है। एज ऑफ पॉप की अगर हम बात करें तो ये न्यू क्लासिकल एस्थेटिसिज्म की वैल्यूज को जो है ये डिपिक्ट करता है। यहाँ पर जो है चीजें आपको पुरानी जो ओल्ड क्लासिकल चीजें थी उनको देखने को मिलेगा। जैसे कि पोप का जो वर्क एक आता है, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड द रेप ऑफ लॉक एंड डंसियार, इसका एक फेमस उदाहरण देखने को मिल सकता है। एज ऑफ पॉप आल्सो नोटेबल emphasizes on moral इंस्ट्रक्शन। कई मॉरल इंस्ट्रक्शन और वर्चुअस चीजें यहाँ पर इनके राइटिंग में दिखाई जाती हैं। मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ उनको जो है इस तरह से आप देखिए कि एज ए फीचर, क्योंकि जब क्वेश्चन बना घुमा करके बनाता है थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लेवल पर, तो ये फीचर आपके काम जो है आते हैं। ऑगस्टन एज क्यों बोलते हैं इसको, ये हम पहले देख चुके थे। और रोमन और ग्रीक दोनों के जो टाइम का लिटरेचर था उसको यहाँ पर इमिटेट किया गया है। अगर दोनों आते हैं तो उस चीज को आप ख्याल रखिएगा कि ग्रीक और रोमन दोनों होंगे। जो ये टर्म है ऑगस्टन यूज्ड डिनोट टू द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल डील्स, particularly those ancient Rome, on the literature and culture of that time. The Augustan age characterized by the several distinguished feature given below। जैसे कि इस एज में
जो कि एज ऑफ पोप है, उसमें न्यू क्लासिकल एस्थेटिक चीजें जो है दिखाई जाती थी और इसमें मॉरलिटी और वर्चुअस और सटारिकल राइटिंग होती थी। जो उस समय की कल्चर था, जो उस समय का पॉलिटिक्स थी, जो उस समय की सिचुएशन सोशल्स थी, उन पे एक सटारिकल वर्क जो है सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी पर ज़्यादा लिखे जाते थे। जैसे कि रेपाप लॉग भी इनका एक फेमस उसी की श्रेणी में आता है। पब्लिक स्पेयर एंड पीरियोडिकल्स ऐसे भी यहाँ पर आते थे। जनरली जो है आपने देखा होगा इनका जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील का जो टैटलर और स्पेक्टेटर, द गार्जियन, जो ये वर्क आते हैं इनके, वो सब इसी एज के आते हैं और ये पीरियोडिकल होते हैं। पीरियोडिकल का मतलब जो है ये एक साथ में नहीं है, ये इनका एक जैसे कोई सीरियल पिक्चर आता है टीवी पे, उस तरह से चीजें जो है ये चलती थी, काफी दिन तक के चलती थी। और ये रीजन और रैशनैलिटी पर जो है ये फोकस करते थे, मतलब वर्चुअस और प्रिंसिपल की बातें जो है इस एज के राइटर करते थे। पोएटिक फॉर्म जो है जनरली यहाँ पर हीरोइक कपलेट ज्यादातर यूज किया गया है, चाहे वो पोप हो, और इसके पहले ड्राइडन को भी इसका अच्छा खासा यूज करने वाला ऑथर माना जाता है। यहाँ पर जो है इंटेलेक्चुअल डिबेट्स और क्रिटिकल एनालिसिस लिटरेचर में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि इनके भी वर्क काफ़ी इसमें अच्छे-अच्छे हैं इस एज के, अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिक बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, तो इस पीरियड में जो है जब जेम्स जो सेकंड होते हैं, रेवोल्यूशन हो जाता है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में, तो फिर आ जाते हैं थ्रोन पे विलियम थर्ड और मैरी सेकंड। जब हम इसका आउटलुक देख रहे थे तब इनका हम पूरे थ्रोनिंग और इनकी पूरा हेरिटेज हमने देखे थे वहाँ पर। तो इन्हीं के आने के बाद जो है यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी इस्टेब्लिश होती है और लिटरेचर को ये अच्छा खासा सपोर्ट देते हैं। और इन्हीं के टाइम पर जो है लिटरेचर में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलता है। आज जो लिटरेचर फ्लोरिश चीजें दिखती हैं, वो शुरुआत कहीं पोप और ड्राइडन से ही वो चीजें हुई होती हैं। अगर हम आगे बात करें तो इस एज को जो है एज ऑफ इनलाइटमेंट और फिलोसफिकल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के रूप में भी इसे देखा जाता है। द रेन ऑफ क्वीन एन जो इसके बाद आती हैं, 1702 से 1714 तक के इनका रहता है पीरियड। इसके बाद जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज की आगे की डायनेस्टी यहाँ पर आगे बढ़ती रहती है। इस एज के जो राइटर हैं, सबसे बड़े राइटर तो यही माने जाते हैं, 1688 से 1774 तक के रहते हैं। इनके कुछ फेमस वर्क हैं, जैसे रेप ऑफ द लॉक, एसे ऑन मैन और एसे ऑन क्रिटिसिज्म। यहाँ पर क्रिटिकल थ्योरीज आपको देखने को मिलेंगी। रेप ऑफ द लॉक एक बहुत वास्ट इनका जो है कॉमिक की पिक माना जाता है और 1712 में आता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जोनाथन स्विफ्ट का जो है गुलिवर ट्रेवल्स कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। और बैटल ऑफ द बुक टेल ऑफ ट्यूब, ये इनके वर्क फेमस हैं। जोसेफ एडिसन का अल्टीग्रेट में आप पढ़े ही होंगे, द टेटलर है और स्पेक्टेटर है और गार्जियंस है। ये वर्क इनके फेमस है और इसी एज में आते हैं। किस एज की बात कर रहे हैं हम? ऑगस्टन एज की बात कर रहे हैं, एज ऑफ पॉप की बात कर रहे हैं। 1700 के बाद जो है जो चीजें 1660 से रेस्टोरेशन और फिर 1700 तक के ये सारी चीजें जो चलती हैं वो यही इसी सब राइटिंग में सब चलती रहती हैं। जॉन गे का जो है जो फेमस वर्क आता है आपका, ये एक इनका है बेगर्स ओपेरा, ये इनका एक फेमस वर्क है, ये भी जनरली पूछा जाता है। सैमुअल जॉनसन, ये भी इस एज के जो है काफी फेमस राइटर रहे हैं और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में वो एक अतुलनीय है। इन्होंने ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये डिक्शनरी ही पूरी लिखी जो कि आज हमारे सामने परिष्कृत रूप में है। शुरुआत इन्होंने ही की थी 1755 में, इसलिए जो एक लिटरेचर का एक लैंडमार्क इवेंट ये माना जाता है। द रैम्बलर इन्हीं का वर्क है, ये भी जनरली हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा सकता है कहीं भी। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म डॉक्टर जॉनसन ने अच्छा खासा लोगों पे कमेंट किए हैं और जो राइटर अपने हैं टीजीटी के, चाहे शेक्सपियर साहब हो, जो भी राइटर हैं मॉडर्न के छोड़ करके 3 राइटर,
उन पे इनके भी कमेंट्स आते हैं, लाइव ऑफ वाइट्स इन्होंने लिखा है, और वो सारी चीज़ें हम जो है आगे कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पर डिबेट्स भी देखने को मिलती हैं, और लिटरेचर इंग्लिश का जो है डॉक्टर जॉनसन की जो लिटरेचर होता है वो भी जो है कहीं न कहीं ऑगस्टन लिटरेचर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इस एज में जो है लिटरेरी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो एपिग्राम यूज़ किए जाते थे, जैसे कि अलेक्जेंडर पोप का एक एपिग्राम बहुत फेमस है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फ्रीयर टू ट्रेड। एक सैटारिकल चीज़ें लिखते थे, और एपिग्राम वही हैं जो सेल्फ सिद्ध होते हैं, वो कुछ विटी स्टेटमेंट होते हैं, शार्ट होते हैं, एफोरिस्टिक इनकी स्टाइल होती है, तो यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। मौकिफिक जैसे रेप ऑफ द लॉक इनका आता है, तो मौकिफिक भी यहाँ पर लिखे जाते थे। एंटीथेसिस जैसे अलेक्जेंडर पोप का एक काफ़ी फेमस एक कोट है, टू ईर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। एशियन क्रिटिसिज्म में इसका जो है इन्होंने डिपिक्टेशन दिया है, और ये एक एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है, और ये एक नहीं कई बार एग्जाम्स में डिफरेंट पूछा गया है। इसके बाद जो आती है ऑगस्टन एज के बाद, वो आती है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 से लेकर 1785 भी माना जाता है, और इसे 1798 तक के माना जाता है। कारण एक ये है कि 1785 और 98 जो दोनों ईयर माने जाते हैं, इनके अपने-अपने तर्क हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम जाएँगे तो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा निकल के आएँगी। लेकिन हम अगर इतना ही जानते रहें कि 1745 से 1785 भी अगर मिल जाए तो दिमाग में रखना है, और 98 मतलब जो है उनका जो लिरिकल बैलेड आता है वर्ड्सवर्थ साहब का, वहाँ तक के इसको लेके जा सकते हैं। 50, 51 या 40 ईयर के करीब में इसको मानते हैं, कुछ भी देखने को मिल जा सकता है। इसे आप एज ऑफ जॉनसन भी मान सकते हैं। इसे आप एज जो है एक प्री रोमांटिक एज भी मान सकते हैं। इसे आप प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक एज भी मान सकते हैं। इसे आप डिक्लाइन ऑफ न्यू क्लासिकल भी मान सकते हैं। यह चीज़ें जो है कन्वर्जन भी एज इसे जो है कहा जाता है, ट्रांजिशन भी एज से इसे कहा जाता है। वो सारे नाम जो है हम आगे अभी देखने वाले हैं। द एग्जैक्ट ईयर्स कंप्रेसिंग द एज ऑफ सेंसिबिलिटी में वेरी डिपेंडिंग डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, जो हमने बताया कि जो इसकी एज है वो वेरी करती है, डिफरेंट जो इंटरप्रिटेशन क्रिटिक्स हैं सब लोग इसको अलग-अलग बनाते हैं। कहीं-कहीं पर जो है आपको 1760s टू 1790s तक के देखने को मिल सकता है। एम आई ऑडिबल? स्क्रीन विजिबल है? जी। जी सर, जी सर। यस सर, यस सर, यस सर। The term age of sensibility is often used interchangeably, the age of Johnson, the age of transition, the age of pre-romantic, जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इसे जो है एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ ट्रांजिशंस, एज ऑफ प्री रोमांटिक कहते क्यों हैं, इसके भी अपने अलग-अलग कुछ तर्क हैं। कुछ जो है जैसे कि एज ऑफ जॉनसन इसलिए कहते हैं क्योंकि सैमुअल जॉनसन इस एज के सबसे जो है फेमस और सबसे प्रमुख राइटरों में से एक माने जाते हैं। इनके लिटरेचर इतना वास्ट था और इतना डिपिक्टेशन मिलता है इस एज के टर्म्स का इनके लिटरेचर में, इसलिए जो है इन्हें इसी जो है एज को एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है। एज ऑफ ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं कि जो न्यू क्लासिकल टर्म है, जहाँ पर वर्च्यू, मॉरलिटी, फिलॉसफिकल चीजें जो दिखाई जाती थी, उनका जो है इमर्जिंग होने लगती है रोमांटिक सेंसिबिलिटी में। कॉमन मैन की तरफ चीजें जाने लगती हैं, रियलिटी की तरफ चीजें जाने लगती हैं, इसलिए इसे जो है ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है। प्री रोमांटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि रोमांटिक का आप देखते हैं कि वहां पर कॉमन मैन की लैंग्वेज दिखाई जाने लगती है, कॉमन मैन की फीलिंग्स डिपिक्ट की जाती हैं, इंडिविजुअलिज्म आ जाता है, नेचुरलिज्म आ जाता है। वो सारी चीज़ों को आप यहाँ से महसूस करना प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ राइटर आगे आप देखेंगे, उनसे आपको चीज़ों को समझ आ सकता है। जैसे रोमांटिक एम्फेसिस यहाँ पर होता है, इमेजिनेशन दिखने लगती है, पैशन दिखने लगता है, और सुपरनेचुरल चीज़ें भी दिखती हैं। जैसे कि आप रोमांटिक एज में जाएँगे तो एस.टी. कॉलरिज के वर्क में राइमा, पेंशन मरीनर, कुबला खान जैसी चीजों में आपको देखने को मिलती हैं।
यहाँ पर जो है इम्फेसाइज होता है इमोशनल और सेंटिमेंटल पर। किस एज की बात कर रहे हैं हम? ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, एज ऑफ जॉनसन की बात कर रहे हैं। अगर इमोशन की बात सीधे अगर कर दी जाएगी और वहां पर आपको अगर ऑप्शन में रोमांटिक एज दी हुई है तो एक कंफ्यूजन आ सकता है, क्योंकि इस एज के जो फीचर है वो कई हद तक के, काफी हद तक के आपको रोमांटिक एज के फीचर से टैली कर जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कभी एग्जाम में तो आपको ये जरूर क्लू देगा कि आप ये फाइंड आउट कर सकें कि ये जो है पर्टिकुलर टर्म या पर्टिकुलर फीचर ये सेंसिबिलिटी का है या फिर जो है ये रोमांटिक का है। अगर जो है टर्म ऐसा देगा तो साथ में कोई राइटर दे देगा जो ओनली एंड ओनली सेंसिबिलिटी एज से वो रिफर करता होगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए यहाँ के फीचर के साथ साथ यहाँ आने वाले राइटर को भी हमें चीजों को देखना होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लव, कंपैशन, सिंपैथी और एक्सप्रेशन पर्सनल फीलिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जो कि रोमांटिक एरा का एक प्रोमिनेंट फीचर रहा है। इंडिविजुअलिज्म एक्सपीरियंस रोमांटिक एज में भी रहा है और यहीं से चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी को भी आप देखने को पा सकते हैं इस एज के राइटर्स में। क्रिटिक रीजन एंड रैशनलिज्म, ये जो एज है वो जो है रीजन और रैशनलिज्म को जो है चैलेंज करता है और इसीलिए कहा जाता है कि जो ये एज है वह नेचुरलिज्म को डिपिक्ट करती है और ये एज जो है वो नियो क्लासिकल एज का प्रादुर्भाव यहाँ से खत्म होता दिखने लगता है। यहाँ पर सब्लिमिटी भी आपको देखने को मिलती है और रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल सकता है मॉरल, जैसे कि आप क्रिटिक जो है यहाँ पर सोशियल इश्यूज यहाँ पर डिपिक्ट करने लगते हैं और इनइक्वलिटी को भी यहाँ पर दिखाया जाने लगता है, सोशल इनजस्टिस को भी लिटरेचर में डिपिक्ट किया जाने लगता है। जबकि इसके पहले का जितना भी साहित्य रहा है इंग्लिश का उसमें अरिस्टोक्रेसी को डील किया गया, राजा महाराजाओं की स्टोरी दिखाई गई और या तो बाइबल की स्टोरी दिखाई गई, वर्च्यू दिखाया गया, मोरल दिखाया गया, फिलॉसफी दिखाई गई। एक कॉमन व्यक्ति की जिंदगी को किसी ने तरजीह उतनी नहीं दी और जो तरजीह राइटर देना चालू किए वो था आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी। और आप ये चीज आगे फिर आने वाले जो भी एजेस रहेंगी वहां पर बढ़ती जाएगी और आज जो मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज में कॉमन मैन की ही जो है चीजें डिपिक्ट की जाती हैं, बाकी चीजें है सेकेंडरी हो गई हैं। इसमें सैमुअल जॉनसन पहले ही बता चुके, हेनरी फील्डिंग आते हैं, लॉरेंस स्टर्न आते हैं, ओलिवर गोल्ड स्मिथ है और इनके जो वर्क हैं काफी फेमस हैं और फैनी बर्नी है और थॉमस ग्रे रिटेन कल्ट्री चर्चयार्ड जो है इनका वर्क। अच्छा, थॉमस ग्रे को क्वेश्चन भी बना है कि ये जो है कौन से हैं, तो ये प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक एज माने जाते हैं। तो प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक एज से क्वेश्चन जब बनेगा तो ये सारे नाम आपको दे देगा, सारे नामों में से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा इसमें से राइटर नहीं है प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक एज। तो कौन कौन से? सैमुअल जॉनसन भी है, हेनरी फील्डिंग है, लॉरेन स्टर्न है, गोल्ड स्मिथ है और फैनी बर्नी है और थॉमस ग्रे हैं। जॉन्स बॉसवेल हैं, एडवर्ड यंग है, ऐसे नाम दे देता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कौन है इसमें कौन नहीं है, फिर तुक्का मारते हैं। इसीलिए हमने सारे नाम दे दिए हैं यहाँ पर, आप इसको जो है पकड़ के चीजें समझ सकते हो। सैमुअल रिचर्डसन का पामेला काफी जो है फेमस वर्क है और विलियम कॉर्पर, ये इनका द टास्क वर्क ही एक इम्पॉर्टेंट है, बाकी कुछ ज्यादा फीचर्स है क्वेश्चन बनने की उम्मीद है नहीं। विलियम ब्लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो वर्क एक आता है मैरिज, ये देखो हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल और जेरूसलम, ये वर्क काफी इंपॉर्टेंट है। और विलियम जो ये हेजल ब्लैक हैं, इन्होंने जो है अच्छे से उनको एनालिसिस किया मिल्टन साहब को, वहां पर कमेंट भी फेमस की। इन्होंने जो है विलियम ब्लैक को सैटर्न का फेवर वाला भी बता दिया, वहीं से लेकर के इन्होंने वर्क भी लिख दिया। ये इंडिविजुअलिज्म यहाँ पर चीजें दिखती हैं, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस इन्हीं का है, मैरिज ऑफ हेन एंड हेवेल 1790 से 93 तक आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है वर्क जो है।
इस जो एज में जो है सेंटिमेंटलिज्म दिखाया जाता है। इप्सिलरी फॉर्म से लेटर वाला इप्सिलरी लेटर जो आते हैं पामेला से लिखा गया, इप्सिलरी फॉर्म में लिखे गए। पैथास देखने को मिलता है आपको जो है, नेचुरल इमेजरी होती है और मेलोड्रामा होता है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी इस तरह से हमारी खत्म होती है। अगला जो टर्म हमारा है, जो एज है, वो है रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड 1785 से 1830 तक के ये चीजें मानी जाती है। कुछ लोग 30 तक मानते हैं, कुछ 32 तक मानते हैं और आपको 37 भी देखने को मिल जाएगा। उसके अपने-अपने फैक्ट हैं। 32 में जो है राइट बिल आता है, 37 में असैसिनेशन होता है विक्टोरिया का और यहाँ तक के रोमांटिक पीरियड जो है माना जाता है। तो आज का जो हमारा सेगमेंट है, वो वहीं तक रखेंगे क्योंकि हमने एज ऑफ सेंसिबिलिटी तक के जो है न्यू क्लासिकल पूरा कंप्लीट कर लिया। आज जो है रोमांटिक पीरियड इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि रोमांटिक पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए आज से है, क्योंकि रोमांटिक पीरियड जो है ये एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है, इन्हीं के नाम पर है और वर्ड्सवर्थ हमारे टीजीटी के प्रिस्क्राइब्ड राइटर हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की उम्मीद है, इसलिए जो है इसको हम कल अच्छे से पढ़ लेंगे और यहाँ से जो फीचर हैं उनको भी हम देखते हुए आगे चलेंगे। तो आज का सेशन हमारा जो है यहीं तक रहेगा।